हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष आप सभी के सामने कुछ नए क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं। आइए हम लोग अपनी क्लास में चलते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसे करिए, देखिए कैसे होता है। देखिएगा, जैसे सिक्योर का संबंध हमारा गार्ड से है, उसी तरह पैनिक का संबंध हमें फाइंड करना है कि पैनिक का संबंध किससे है। सिक्योर का मतलब होता है रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। उसी तरह गार्ड का मतलब भी होता है रक्षा करना, रक्षा करना। पैनिक और एंजाइटी हमारा सिनोनिम है, ये दोनों के दोनों सिनोनिम है, तो हमारा बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। पैनिक मतलब घबराहट और एंजाइटी मतलब चिंता करना। ठीक है, पैनिक मतलब घबराहट। पैनिक का मतलब क्या होता है? घबराहट। और एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता करना। यही हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, जिस प्रकार एलिफेंट का संबंध काफ से है, उसी तरह डंकी का संबंध किससे होगा? एलिफेंट रिलेटेड है काफ से, तो डंकी किससे रिलेटेड होगा? एलिफेंट जैसा कि आपको पता है ये हाथी है, और हाथी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। वैसे डंकी के बच्चे को क्या कहते हैं? फोल कहते हैं। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सीरीज का है। ठीक है, सीरीज में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले सीरीज को हम पहले यहां नोट डाउन करते हैं। 697, 602, 486, 349, 191, और अगला टर्म हमें फाइंड करना है कि अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि सीरीज क्या हुई है। सीरीज थोड़ी सी घटी, फिर एकदम से घटी, फिर एकदम से घटी, फिर एकदम से घटी। अगला टर्म हमें फाइंड करना है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ माइनस तो हो रहा है, और माइनस लार्ज स्केल पे हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और इनको माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चला कि 97 में 2 माइनस किया तो हमें कितना मिला? 95। अच्छा, ये हमने माइनस का क्यों लिखा? क्योंकि हम यहां से बढ़ते क्रम से घटते क्रम में गए तो -95 लिखा। जब 1602 से हम 486 की तरफ जाएंगे, 602 से 486 की तरफ जाएंगे, तब हमें कितना माइनस करना होगा? तब हमें 116 माइनस करना होगा। कैसे? ये यहाँ 12 आ जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 116 माइनस करना होगा। बिल्कुल जैसे ही हम 486 से हमको 349 में जाना है, फिर हमको क्या करना है? फिर हमको माइनस करना है। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो -137 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -137। अगले क्वेश्चन देखिए, यहां पे कहा कर अगले टर्म में क्या करेंगे, 349 दिया हुआ है, उसमें जब 191 माइनस करेंगे, 349 दिया हुआ, जब 191 माइनस करेंगे तो 158 हमारा आंसर आएगा। 9 में 1 गया 8, और 34 में 19 चला गया 15। अगले टर्म में हमको फाइंड करना है कि अगले टर्म में क्या होगा। अच्छा देखिए, क्या ये वाली सीरीज आपको कैसी समझ में आ रही है? ये वाली सीरीज तो थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बढ़ रही है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बढ़े, समझ जाना कि हमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। तो हम देखेंगे 95 से 116 की तरफ गया है, तो हमने देखा कि 21 बढ़ा हुआ है। तो 21 बढ़ा हुआ है, तो ये माइनस का था, तो ये भी माइनस का होगा, तभी माइनस माइनस ऐड होता है। फिर जब हम 16 से 137 की तरफ गए तो हमने देखा कि -21 था। बिल्कुल सर था। फिर हम 137 से 158 की तरफ गए तो -21 था। बिल्कुल था। अब अगले टर्म में भी हमारा -21 होगा। कितना होगा? -21 होगा, तो 819 -179 आ चुका है हमारा आंसर। अब देखेंगे, अब इधर से हमें ये अगला वाला टर्म फाइंड करना है,
तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा 12। क्या ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने सीरीज का फिर आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 73 170 290 433 599 और अगला टर्म हमको फाइंड करना है कि अगला टर्म हमारा कौन सा होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज को देखेंगे कि ये सीरीज कैसी जा रही है। ये सीरीज घटते हुए क्रम में जा रही है, तो हमें जाहिर सी बात है कि इधर से इधर घटते हुए क्रम में आ रही है और इधर से इधर बढ़ते हुए क्रम में आ रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना है, और वो क्या करना है वही हमको फाइंड करना है। जैसे कि देखते हैं 73 से 170 की तरफ जब गए, कहां गए? 73 से 170 की तरफ गए तो हमने क्या किया, 97 को ऐड किया। कितने को ऐड किया? 97 को ऐड किया। ठीक है, अगले में जब हम 97 से 290 की तरफ गए, किसकी तरफ गए? 290 की तरफ गए। 0 0 7 9 में 7 चला गया 2 और 1, क्या ये हमारा 120 आया? बिल्कुल 120 आया। अगले में क्या करेंगे? अगले में जब हम माइनस करेंगे 290 में को माइनस करेंगे 433 में, तो क्या करेंगे? 3 इधर आया और 19 4 आया और 1 आया। क्या इतना आ गया? बिल्कुल आ गया। अगले टर्म में हम क्या करेंगे, जब इधर से हम इधर माइनस की ओर जाएंगे 6 6 और 1, क्या इतना आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अब अगले टर्म में हमको क्या करना है, अगला ही टर्म हमको फाइंड करना है, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में हमारा कितना आंसर आना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि जब ये सीरीज है, ये सीरीज हमको दिख रही है तो धीमे धीमे बढ़ते हुए दिख रही है, तो हमको पता चला कि जब सीरीज धीमे धीमे बढ़ते हुए दिखे तो हमको कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। क्या करना होता है? कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। तो हमने +23 कर दिया। जैसे ही हमने +23 किया तो हमें पता चला कि अब इस टर्म से इस टर्म को फाइंड करने के लिए भी हमको +23 करना पड़ेगा। +23 कर दिया। इस टर्म से 143 से 166 पर जाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? 23 ऐड करना पड़ेगा। 166 से जब 23 ऐड करेंगे क्या 189 आ जाएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। और अगर 189 आ जाएगा तो अब देखिएगा यहां पर हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं होगी, हम आंसर निकाल लेंगे। कैसे? ये 9 है, ये 9 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9 9 कितना होता है? 8। क्या यूनिट डिजिट में 8 है किसी में? बिल्कुल है सर, इस वाले में है। तो 7 8 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? यूनिट डिजिट को ध्यान में रख के ये भी हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं। यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट से हम डायरेक्ट आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन में यहां बीच में गड़बड़ ना हुई हो। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, किसी कूट भाषा में फास्ट रोज वेज को योगारी लिखा जाता है, तो वेज टू रीच को THYOSA के रूप में लिखा जाता है। यू रीच फास्ट को गा बू टू टेच के रूप में लिखा जाता है, तो बू को किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है, देखिएगा हमें बू का कोड वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम किस वर्ड के साथ रिप्लेस किया गया है या किस वर्ड से हमें रिप्रेजेंट किया गया है, बू शब्द को किस वर्ड के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, देखिएगा GATH हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है कुछ ना कुछ। जैसे ऊपर वाले में GA मिल रहा है तो GA को हम कट कर देंगे, GA को हम कट कर देंगे, कट कर दिया। लेकिन यहां पर एक चीज और है, यहां पर देखेंगे GA के साथ यहां वर्ड कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो फास्ट रोडवेज, यू रीच फास्ट, फास्ट फास्ट में कॉमन मिल रहा है तो फास्ट को भी हम कट कर देंगे, कट कर दिया। ठीक है, अब अगले में देखेंगे, अब अगले वाले में हमें रीच कॉमन मिल गया,
रीच कॉमन मिल गया, रीच को हम कट कर देंगे। रीच को हम जैसे ही कट कर दिए तो हम देखें ये TH है, इसको भी कट कर दिए, TH को भी कट कर दिए। अब बचा हमारे पास U और BU। तो हमें पता चल गया कि BU जो रिलेटेड है वो केवल U से ही रिलेटेड है और यही हमारा सही आंसर निकल आएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी निश्चित कूट भाषा में मुंबई को ये लिखते हैं तो नेचर को किस भाषा के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, हमें वो लिखना है। नेचर को किस भाषा के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा हमें वो लिखना है। जैसे मुंबई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे MUMBAI। ठीक है, देख लिया। अब देखेंगे नेचर को कैसे लिखना है, NATURE। ठीक है, मुंबई को जिस हिसाब से लिखा गया है उसका तरीका फाइंड करेंगे, किस पैटर्न से वो लिखा गया है। ठीक है, जैसे ये M और U है, क्या हमने देखा कि इनके प्लेस बदल चुके हैं? बिल्कुल देखा, M को इस प्लेस पे कर दिया, U को इस प्लेस पे कर दिया। M को फिर उसी सेम प्लेस पे रखा, B को फिर सेम प्लेस पे रखा और A और I के कोड बदल दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? A और I के कोड बदल दिए गए हैं। तो एक को इधर की तरफ कर दिया गया और N को इधर की तरफ कर दिया गया। बिल्कुल सर। T का कोड बिल्कुल वही रखा गया, तो T का हमने वही रख दिया। U को भी बिल्कुल सेम प्लेस पे रख दिया। E को क्या किया हमने, इधर रख दिया और R को क्या इधर रख दिया। तो अब जो हमारा आंसर बन चुका है ANTUER। क्या हमें ANTUER किसी में दिख रहा है? ANTUER मुझे तो A में दिख रहा है, तो क्या ये आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्लोब को PKSIF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में रैपिड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ग्लोब को पूछ रहा है, GLOBE हमने लिख लिया। फिर पूछ रहा है रैपिड को, RAPID। आपको बताया है कि हमने क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करना है, जहां तक जिस एंड से हमको आंसर मिल जाए बस वहीं रोक देना है। ठीक है, जब देखेंगे ग्लोब है तो ग्लोब को हम किस तरह से लिखा गया है कि हमें रैपिड मिल गया है, और रैपिड को किस तरह से ग्लोब को किस तरह से लिखा गया है कि PKSIF की तरह लिखा गया है, और रैपिड को किस तरह लिखा जाएगा कि वैसे ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करने का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे लिखा गया है। ठीक है, G से क्या K की तरफ हम गए तो हमें कितना ऐड करना पड़ा, प्लस। L से जब हम P की तरफ गए तो कितना ऐड करना पड़ा, +4। जब हम O से S की तरफ आए तो हमें कितना ऐड करना पड़ा, +4। और जब हम B से F की तरफ गए तो कितना ऐड करना पड़ा, +4। और E से I की तरफ आए तो कितना ऐड करना पड़ा, +4। अब हम देखेंगे कि हमारा पहला वर्ड डिफरेंट है, पहला वर्ड डिफरेंट है, तो हमें पहला वर्ड ही निकाल लेना है, जिसकी वजह से आंसर हमारा आ जाएगा। हमने देखा ऊपर की सीरीज में डायगोनली ऐड किया जा रहा है 4 को, तो अब हम क्या करेंगे, A को +4 में चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम +4 में चेंज करेंगे तो हमें पहला वर्ड मिलेगा E। तो क्या पहला वर्ड हमारा ऑप्शन A में दिखा? अगर ऑप्शन A में दिखा तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कूट भाषा में अफ्रीका को जिस रूप में कूटबद्ध किया गया है तो फ्यूचर को किस तरह लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा, अफ्रीका को बोला है ना, तो AFRICA, ये अफ्रीका हमने लिख दिया। ये हमने
फ्यूचर को लिख दिया। अब इसका कोड लिखना है। कोड को कैसे लिखेंगे? FARIAC, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे सामने कोड आ चुका है और वर्ड आ चुका है। अफ्रीका को हमने देखा, ए को डायगोनली प्लेस किया गया है, एफ को भी डायगोनली प्लेस किया गया है। तो हम ए को डायगोनली और सी को भी डायगोनली प्लेस किया गया है, इस प्लेस में बिल्कुल सेम किया गया है। और आई और आर को बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं के प्लेस पे रखा गया है। तो यही लॉजिक सेम टू सेम हम अगले वाले में लगाएंगे। हम टी को बिल्कुल उसी के प्लेस पे रखेंगे, यू को भी हम बिल्कुल उसी के प्लेस पे रखेंगे। यू को हम डायगोनली कर देंगे और एफ को हम डायगोनली कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या इस 4 वर्ड से हमारा आंसर मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि 4 वर्ड से हमें आंसर मिल चुका है, UFTUER। लेकिन यहां पर देखेंगे UFT की जगह U आ चुका था, तो ये वर्ड गलत हो चुका था। बाकी ये वैसे भी गलत हो चुके थे क्योंकि U से इनकी शुरुआत हुई नहीं थी। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास था, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, डायरेक्शन से है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है और 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंततः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जैसे एक व्यक्ति हमें ये दिया हुआ है और यह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो हमने पूर्व की ओर इसे 2 किलोमीटर चला दिया। फिर वह हमने आपको दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट बताया था, दाएं ये बाएं ये। तो हमने जैसे ही बोला कि दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो हमने दाएं मुड़ा दिया और उसे 5 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये भी शैतान नहीं था, इधर की तरफ आया था उधर ही गया, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ये भी थोड़ा 5 किलोमीटर, इसको भी चला देंगे, बिल्कुल एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया इसने, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब उसको बाएं चलने की इच्छा हुई, उसने 6 किलोमीटर चला। फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो 5 ये था, 2 हम और बढ़ा देंगे, तो क्या ये 7 किलोमीटर हमने दक्षिण में चला दिया? बिल्कुल चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ता है बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता के हम उसको 6 किलोमीटर इधर क्या प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। अंततः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और ये 4 किलोमीटर चला, बिल्कुल सही बात है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु इधर है, अब ध्यान दीजिएगा, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु यहां पर है, यहां से वो टोटल यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? क्या ये डिस्टेंस 4 है? बिल्कुल, तो हमने 4 लिख दिया। ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। और टोटल ऐड कर देंगे तो क्या 11 आंसर आया? 11 आंसर आया, बिल्कुल यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है। एक लड़की है यहाँ, बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है। ये बिंदु ए है, यहां से चलना आरंभ करती है और दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चला दिया। दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, तो दाएं मुड़ा दिए और 1 किलोमीटर चला दिए। एक बार बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। पहले दाएं मुड़ी थी, 1 किलोमीटर चली थी, अब बाएं मुड़ी है और 2 किलोमीटर चली है, तो बाएं मुड़ा दिए और इसको 2 किलोमीटर चला दिए। बिल्कुल हमने वही काम किया जो क्वेश्चन में कह रहा था। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है। हमने इसको, जैसे उसने कहा 16 किलोमीटर, मैंने इसको 16 किलोमीटर चला दिया।
फिर वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर भी चल गई बेचारी, थकी नहीं लेकिन। फिर वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। अब पूर्व हमारी डायरेक्शन इधर है और इसको 8 किलोमीटर चलाना है, ये आधी डिस्टेंस पे आएगा। हमने 8 किलोमीटर चला दिया। जैसे ही हमने उसको 8 किलोमीटर चला दिया, अब वह बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलती है। अब यहां से ये बाएं मुड़ती है और पॉइंट बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे 8 किलोमीटर चलना पड़ता है और ए से उसने स्टार्ट किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है ए जो बी से ए की दूरी कितनी है, पॉइंट बी से ए की दूरी कितनी है। हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है कि ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां टोटल कितनी होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 16 ये थी, ये चल चुका, तो ये कितना होगा 8। तो हमने ये 8 डिस्टेंस देख ली और एक ये हो गई, तो एक डिस्टेंस हमने ये ऐड कर लिया। टोटल कितना हो गया 9। क्या हमारा 9 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी और सी की मां है, सी डी और ई का पिता है, ई का ए से क्या संबंध है? आसान क्वेश्चन है। फैमिली ट्री हमें फॉर्म करना है, जैसा जैसा बोला है वैसा ही करेंगे। ए जो है बी और सी की मां है, तो हमने ये बी बना लिया और ये सी बना लिया। इन दोनों की मां ए को बना दिया। क्या बना दिया? ए को क्या बनाया? मां बना दिया। अब देखिएगा सी डी और ई का पिता है। सी जो है ये डी हो गया, ये ई हो गया, इसका फादर है। कौन है? सी। तो सी फादर हो गया, तो हमने उसको पिता के नाम से डिनोट कर दिया। ई का ए से क्या संबंध है? अब देखिएगा उसने क्या पूछ दिया है, ये रहा ई और ये रहा ए, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। लेकिन कैसे बताएंगे? हमने आपको बताया था से जिसके साथ लगा हो उसकी तरफ से देखेंगे। तो ए से ई का क्या संबंध है? तो ये बेटा और बेटे का बेटा कौन होता है? ग्रैंडसन। क्या हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हमारी दादी पिताजी के लड़के को देखेंगी तो पिताजी के लड़के और दादी में रिलेशन क्या होगा? अगर दादी की तरफ से देखेंगे तो वो ग्रैंडसन हो जाएगा, लेकिन जब लड़के की तरफ से देखेंगे तो वह ग्रैंड मदर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और देखना है कि इस क्वेश्चन में अगर आप ए क्वेश्चन लगा देते तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता? क्योंकि हमको इस ई के बारे में कोई भी जेंडर का जिक्र नहीं किया है। क्या नहीं किया है? ना तो इसने यहां माइनस साइन दिया, ना ही इसने यहां प्लस साइन दिया। जब ना माइनस साइन दिया और ना ही प्लस साइन दिया तो हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम ग्रैंडसन को भी लगा सकते हैं और ग्रैंड डॉटर को भी लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं? ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को। लेकिन हमारा आंसर क्या सही आना चाहिए? या तो ए और या तो बी, यही आंसर होगा। आपको बस इसी क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के गलत किया था कि आप बिल्कुल ग्रैंडसन को टिक ना मार दें या ग्रैंड डॉटर को आप टिक ना मार दें। इसमें हमको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे और सारे सिंबल। इसी वजह से मैं आपको यहां माइनस और यहां प्लस लिखवाने की कोशिश करता हूं, जिससे पता चले प्लस हमारा मेल है और माइनस हमारा फीमेल है, और इन दोनों से ही हम डिसाइड करके आंसर को निकाल सके। समझ गए? आसान क्वेश्चन था। अगले बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से इसको भी करेंगे। किसी दिए गए व्यंजक में ओ का एम से क्या संबंध है? ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है हम वैसा ही करेंगे। अभी तक जैसे करते आए हैं बस बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पी की तरफ से देखेंगे तो पी ए जो है बी का भाई है। जब इधर देखेंगे ए और बी में रिलेशन क्या दिखा रहा है? ए जो है बी का भाई है,
बी का भाई, तो पी का भाई कौन हुआ? पी का भाई कौन हुआ? ओ। तो ओ को हमने ऐसे प्लस से लिख दिया, बिल्कुल। स्टार में क्या कह रहा है? ए जो है बी की बहन है, बी की बहन मतलब ओ की बहन कौन हुई? ओ की बहन, ओ की बहन कौन हुई? एन। तो एन को हमने माइनस से डिनोट किया। अब एन की बहन कौन हुई? एम, तो हमने माइनस से डिनोट किया। अब क्या पूछ रहा है? ओ का एम से संबंध, तो एम के साथ से आया, तो एम की नजरों से देखेंगे, एम की नजरों से ओ कौन है? एम की जब नजरों से देखेंगे तो ओ कौन है? प्लस साइन है तो भाई होगा। कौन है? भाई होगा। क्या भाई हमारा किसी ऑप्शन में है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन में है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि शब्द एक दिया हुआ है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को उनके ठीक अगले व्यंजन से विस्थापित किया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, वर्णमाला के क्रम में बोल रहा है, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं और 9वें स्थान पर होगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट लाइन आपसे बोला है ना, इसी को ही फाइंड करना है केवल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है हम वैसे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को बीच रास्ते में ही छोड़ के हम अगली लाइन को सॉल्व करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, के ए एल ई आई डी ओ एस सी ओ टी ई। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ई। अब इसने क्या बोला है कि सभी स्वरों को उनके ठीक अगले व्यंजन से विस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, और फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिख दिया जाए। तो जितने भी स्वर होंगे, क्या करेंगे? जितने भी स्वर होंगे उनको हम किस तरह लिखेंगे? उनके स्वरों को हम ऐसे लिख देंगे, के बी एल एफ, और ऐसे लिखते चले जाएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जब हम पूरा इनको ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इनको व्यवस्थित भी करना है। ठीक है, अब हमने लिख दिया सारों को। अब यहीं से हमको व्यवस्थित करना है, लेकिन व्यवस्थित करने से पहले हम देखेंगे कि क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से दूसरा। तो दाएं से दूसरा हमें कौन सा दिख रहा है? 1 2, दूसरे अक्षर ये दिख रहा है दाएं से सेकंड। ठीक है, दूसरे अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर, बाईं ओर कौन सा अक्षर? 9वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th प्लेस पूछ लिया। बाईं ओर 9वें अक्षर के स्थान पर कौन सा होगा? ठीक है, बिल्कुल। जब उसने हमको 9th अक्षर पूछ दिया, तो क्या ये अक्षर इधर से सेकंड पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड अक्षर फाइंड करेंगे। अब पूरे वर्णमाला को व्यवस्थित करने लगना है, ए से लेकर के जेड की तरफ जाना है। तो ए क्या हमें दिख रहा पूरी सीरीज में? नहीं। तो बी हमको दिखा, तो बी हमने यहां लिख दिया। बी के बाद सी, सी दिखा, हमने यहां लिख दिया। तो हमें दूसरा ही टर्म फाइंड करना था। क्या दूसरा टर्म हमारा सी आ गया? अगर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, अगर सी आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, और हम आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन ये हमारा वेन डायग्राम से है, इसको करने की कोशिश करेंगे कि वेन डायग्राम हमें क्या बता रहा है। ठीक है, कौन सी संख्या केवल विवाहित और स्नातक लोगों को दर्शाती है? ऐसी कौन सी संख्या है जो विवाहित, सर्किल जो डिनोट कर रहा है वो मैरिड को डिनोट कर रहा है, और स्नातक जो डिनोट कर रहा है वो ट्रायंगल को, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, और रेक्टेंगल
या स्क्वायर जो दिया हुआ है वो किसको डिनोट कर रहा है, मेन को डिनोट कर रहा है। तो अब हम देखेंगे, अब हमको निकालना क्या है, हमें पूछ लिया है केवल विवाहित और स्नातक लोगों को दर्शाती है। तो केवल विवाहित, विवाहित कौन हो गए, ये विवाहित हो गए, बिल्कुल ठीक है। स्नातक कौन से हो गए, स्नातक ये हो गए, ठीक है। अब उसने पूछ दिया केवल विवाहित और केवल स्नातक, तो ये तो तीनों में आ जाएगा, तो हम इसको लेंगे नहीं, तो केवल ये वाला लेंगे। किसको लेंगे, केवल ये वाला लेंगे। और ये वाला कितना है, 7 है, तो क्या 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सर 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख के इसको 5 सेकंड में आंसर करने वाला है। हाँ, अगला क्वेश्चन में ये है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के तहत स्थापित की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई है, तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। NIA की स्थापना इसी के तहत की गई थी। अब अगले क्वेश्चन में आपको बॉडमास रूल लगा के इन चारों को सॉल्व करना है, और चारों को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किसी न किसी एक में आ जाएगा, और अगर किसी एक में आ गया तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले ये जो वर्ड दिए गए हैं ना, इन वर्ड्स को ध्यान में देना है, और इन वर्ड्स को ध्यान में दे करके हम ये जानेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस में चारों ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें बारी बारी से ट्राई करना, और क्विक रिस्पॉन्स ही हमें इसका सही आंसर और सटीक आंसर की ओर ले जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, क्विक रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करना। अगर इस क्वेश्चन को इस वजह से डाला जाता है कि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं और हमारा अगर कैलकुलेशन सही नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को करने के बजाय हम अपना काफी सारे क्वेश्चनों का नुकसान कर देते हैं इसको सही करने के चक्कर में। तो हमें क्या करना है, या तो इस क्वेश्चन को बाद में करो अगर कैलकुलेशन टफ नहीं लग रही है तो, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको तुरंत करके तुरंत निपटा दो। कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे a को प्लस के साथ डिनोट किया जाता है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, ठीक है। a को प्लस के साथ डिनोट कर दिया। हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले अगर कोई आंसर चेक करते हैं तो या तो a चेक करना या तो c चेक करना, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही हो जाएगा। अगर इन दोनों में से पता चला कि आपको a या c में से थोड़ा सा आइडिया तो क्वेश्चन को देख करके लग जाता है कि b की तरफ जाना है कि d की तरफ जाना है, अगला कदम हमको बता देता है। जैसे हमने 17 को a से देखा तो a का हमें क्या टर्म मिला, a को हमको प्लस से डिनोट करना था, बिल्कुल लिख दिया। d को कैसे लिखना था, d को मल्टीप्लाई की तरह लिख दिया, d को मल्टीप्लाई की तरह लिख दिया। e का अर्थ भाग है तो हमने e को भाग के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब c को बराबर की तरह लिखना है, c को हमने बराबर की तरह लिख दिया। अब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, बॉडमास रूल की तरह, तो हमने यहां लिख लिया, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखे। दो के बाद मल्टीप्लाई है, d का मतलब 15 है, डिवाइड बाई 3 है, इक्वल टू 27 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वही अपना बॉडमास रूल। फाइव आया, 5 2 जा 10 आया, और 10 और 27, ओ ये तो मुझे पहले ही बार में ही मिल गया, तो ये हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। हमने आपको बताया था कि या तो पहले ए करो या तो पहले सी करो, फिर हम ए की तरफ चलते हैं। हमने क्या देखा, एम का अर्थ प्लस है तो एम का अर्थ प्लस है, एन का अर्थ माइनस है तो माइनस लिख दिए, आर को मल्टीप्लाई के रूप में किया गया है, आर को मल्टीप्लाई, पी डिवाइड, तो पी हमें कहीं नहीं दिखा और डायरेक्ट क्यू दिखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना बॉडमास रूल लगाना है, ठीक है। 11 4 जा 44 माइनस 9 प्लस 7 इक्वल टू 45। इधर जब घटाए, इसको घटा लिए तो 44 में -2 कर दिया, 42, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो हमारा पहला आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सी हमारा क्या कह रहा है, आर को मल्टीप्लाई के रूप में
n को माइनस के रूप में, p को डिवाइड के रूप में और q को इक्वल के रूप में लिखा गया है। ठीक, 13 से 39 को उड़ा दिए हम तो यहाँ 3 बचा, बिल्कुल बचा, और n माइनस था तो माइनस लगा दिए, और 8 और 6 48 लिख दिए, और q बराबर में था 45 लिख दिए, और 48 में 3 माइनस कर दिए 45। ये तो हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल गया। ओके, चलो आगे की ओर चलते हैं। डोरेमोन, अगला देखिए, बी डी के 3 स्थान बाएं है जो दाएं छोर पर है, ई के 4 स्थान दाएं है जो बाएं छोर पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें बताया गया है जो बी है वो डी के 3 स्थान बाएं की ओर है, तो हमने डी को बना लिया। डी के 3 स्थान बाएं, तो हमने 1, 2 और तीसरे स्थान पे बी बना दिया। बिल्कुल सही काम किया। जो दाएं छोर पर है, हमने बताया था जो शब्द होता है वो बाद वाले के लिए आता है। इसमें बाद कौन है? डी, तो दाएं छोर पर है। और जो शब्द पहले आता है वो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है। ई के 4 स्थान दाएं हैं, ई के 4 स्थान दाएं हैं, इसमें जो और आएगा वो डी के लिए आएगा। अब 4 स्थान दाएं, 4 स्थान दाएं का मतलब है ई को हमको यहां कहीं प्लेस करना होगा। 1, 2, 3, 4, चार स्थान बाएं। ठीक है, 4 स्थान बाएं कर दिया बी के। अब हमें पूछ रहा है पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या हमारा 8 ऑप्शन है? बिल्कुल है, तो यही हमारा सही आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, एक लड़के का शीर्ष स्थान 20वां है। यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं? 60। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है? तो लड़कों की संख्या से दुगनी है लड़कियां, तो इसका रेशियो 1 और 2 आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 आ गया। 3 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 20 आ गया। तो हमें 20 इसकी वैल्यू मिल गई और 40 इसकी वैल्यू मिल गई। टोटल वैल्यू मिल गई 20 और 40। अब हम देखेंगे क्या बोल रहा है। एक लड़के का स्थान शीर्ष से 20वां है, लड़के को हमने 20वें नंबर पे लिख लिया और यहाँ बॉयज लिख दिया। ठीक है, यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, लड़के से आगे 7 लड़कियां हो गई, तो यहाँ हमने टोटल 7 गर्ल्स भी लिख लिया। जब टोटल 7 गर्ल्स हो गई तो 13 बॉयज हो गए। बिल्कुल हो गए। अब पूछ रहा है तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, 20 के बाद टोटल कितने लड़के हैं, हमें ये पूछा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 13। जब 20 में माइनस करेंगे, जब 20 में माइनस करेंगे 13 को, तो टोटल निकल के कितना आएगा? 7। जब 13 बॉयज यहां हो गए तो नीचे 7 ही तो बचेंगे, और अगर 7 बचे तभी तो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि 20 लड़के और 20 लड़कियां। ठीक है, तो क्या 7 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल, और यही सही आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई वी 27 और जे और क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या, इन दोनों में एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो ई और वी से 27 आ जाए और जे और क्यू से हमें कुछ ऑप्शन से मिलते जुलते आंसर दे दे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इनकी प्लेस वैल्यू को या तो ऐड करें, या तो सब्ट्रैक्ट करें, या तो मल्टीप्लाई करें। इनमें से कुछ आंसर करके हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इनकी पहले प्लेस वैल्यू को देखेंगे। जैसे ही हम प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो क्या होगा, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 है।
v की प्लेस वैल्यू कितनी है 22 है, दोनों को ऐड किया, क्या किया, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 27, हमारा लॉजिक मिल गया। वैसे ही हम j और q इन दोनों को ऐड करेंगे, j की वैल्यू J और Q को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, J और Q को। तो J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, और Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17। तो J की प्लेस वैल्यू 10 और Q की वैल्यू कितनी होती है 17। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। क्या 27 हमारा किसी में दिख रहा है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 28 से 30 बनाया गया है और 49 से हमें क्या बनाना है। 28 है, इससे हम 30 कैसे बना सकते हैं, तो हमने क्या किया 28 से 2 + 8 कर दिया तो टोटल कितना आ गया 10 आ गया, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 30 आ गया। उसी तरह 49 को भी हम ब्रेक करेंगे, 4 + 9 13 आ गया, ये हमारा 39 आ गया। क्या 39 ऑप्शन में है, बिल्कुल सर 39 किसी एक ऑप्शन में है और वो 39 आपके सामने है, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, M से O की तरफ जाएंगे और इनमें से किसी M पूरी सीरीज दी है MO QN LN CE VX, इनमें से हमको डिफरेंट वर्ड को फाइंड करना है, ठीक है। M से O की तरफ जाएंगे तो कितना होगा +2 ऐड करेंगे, Q से N की तरफ जाएंगे, लेकिन Q से N की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं, क्या हुआ Q से N की तरफ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि N से हम Q की तरफ जा पा रहे हैं, N से Q की तरफ हम जा पा रहे हैं और इसमें -3 कर रहे हैं, ठीक है। L से हम N की तरफ जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं +2। C से E की तरफ जा रहे हैं, कितना कर रहे हैं +2। V से X की तरफ जा रहे हैं, कितना कर रहे हैं +2। तो हमें डिफरेंट वर्ड फाइंड करना है और Q और N केवल एक ही ऑप्शन में है, क्या ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें डिफरेंट फाइंड करना था, बाकी सब के बीच में डिफरेंस जो है +2 का है, लेकिन Q और N एक ऐसा वर्ड है जिसके बीच में डिफरेंस -3 का है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हमें डिफरेंट वर्ड फाइंड करना है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, स्टेबल और मूव, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, स्टेबल और मूव। देखिएगा जैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो वो भी चलने को डिनोट करता है, ट्रांसफर भी चलने को डिनोट करता है, मूव करना मतलब चलना वो भी डिनोट करता है, लेकिन स्टेबल हमें रुकने को कहता है। बाकी सब एक जैसे लग रहे हैं, केवल स्टेबल ही है जो अलग लग रहा है। अब आपके सामने पासे की 2 स्थितियां हैं, जो 6 वर्ड दिए गए हैं, अलग अलग हैं। उनमें से पूछ दिया है कि एक जो सिंबल हमारा ये है एक्सक्लामेटरी साइन जिसको बोलते हैं, इसके विपरीत चिन्ह कौन सा है, ठीक है। वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज को हटा देंगे, डॉलर साइन से डॉलर साइन को हटा देंगे, और आई एक्सक्लामेटरी साइन को स्टार से कंपेयर करेंगे, दोनों हमें मिल गए। तो एक्सक्लामेटरी साइन के अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, स्टार होगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने कथन और पूर्वानुमान का एक क्वेश्चन आ चुका है। कथन, हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें, बिल्कुल सही बात है, हमें हर रोज अखबार पढ़ने की आदत होनी चाहिए। दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे में कह रहा है पूर्वानुमान क्या लगा सकते हैं, अखबार पढ़ना वर्तमान मुद्दों के बारे में जागरूकता को बेहतर बनाता है। अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो वर्तमान मुद्दों के बारे में जागरूकता को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कह रहा है केवल पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, दूसरे में कह रहा है पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पढ़ने की आदत तो कुछ हमें
वैसे भी हमें किताब पढ़ के भी हम आदत डाल सकते हैं, तो पढ़ने की आदत सही नहीं लग रहा है। अब जरूरी थोड़ी ना हर कोई पढ़ने की ही आदत डाले। हमें खबरों के मुद्दों को, जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए अब तो कई सोशल मीडिया साइट्स भी चल गई हैं, न्यूज़पेपर हमें ऑनलाइन मिलने लगे हैं, खबरें हमें सारी ऑनलाइन मिलने लगी हैं, तो हम उससे भी तो पढ़ सकते हैं, उससे भी तो पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। ये कुछ वैलिड पॉइंट नहीं लग रहा है। तो पहला सही हो जाएगा, तो जब पहला सही हो जाए तो किस ऑप्शन में दिया है? ए में दिया है, और यही हमारा केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हमें आकृति को पूरा करना है। जब हम आकृति को पूरा करेंगे तो वही देखेंगे। अब ध्यान देना, इस आकृति में क्या आपको कहीं जीरो नजर आ रहा है? जीरो ये सब बने हुए हैं, ये तो होगा नहीं। दूसरा यहां पर भी बना है, ये होगा नहीं। तीसरा, अच्छा एक देखिएगा, इसमें ये वाली जो सीधी लाइन दे दिया, इसकी जगह पे ये और ये लाइन होनी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। बिल्कुल देख करके ही पता चल रहा है कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, और हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आकृति में कितने वर्ग हैं आपसे पूछा गया है, वर्गों की संख्या को ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको गिन लेंगे। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 को हम यहां लिख लेंगे। लिख लिया, बिल्कुल। अब आपके सामने एक ये आकृति आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। ये टोटल 4 और टोटल मिलाकर के 5 होती है, तो हमने इसको 5 लिख दिया। प्लस ये एक आकृति होती है, ये आकृति कितनी है? 1 है, तो हमने इसको 1 ऐड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात होगी क्या, कि हमने एक ये आकृति लिखना भूल गए हैं। जब हम ये वाली आकृति लिखना भूल गए तो हमने इसको ऐड कर दिया। जब हमने इसको टोटल ऐड कर दिया तो हमारे सामने कुल वर्गों की संख्या इन सब को ऐड करने के बाद हमारे सामने आ चुकी है। और अगर इन सब को सामने ऐड करने के बाद आ चुकी है तो हम ऐड करेंगे इनको, 8 ये 2 ये 10 और 5, टोटल क्या हमारे सामने एक ऑप्शन 15 दिखा, बिल्कुल दिखा, और यही ऑप्शन हमारा 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में टोटल कितने 6 हैं जो अपने ठीक बाद वाली संख्या से पूर्णता विभाजित है। ऐसे कितने 6 की बात कर रहा है जो पूर्णता बाद वाली संख्या से विभाजित है? तो ये 6 है, 6 के पूर्ण बाद 3 है, 3 से पूरा विभाजित है, बिल्कुल 1 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, क्या 4 से पूर्णता विभाजित है? बिल्कुल नहीं। ये 6 है, 2 से पूर्णता विभाजित है? हाँ बिल्कुल है। 6 ये है, 2 से पूर्णता विभाजित है? बिल्कुल है। अब क्या ये 6 8 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं। और 6 1 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो टोटल कितने होंगे? 4, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के मूल वर्ग की संख्या 10 80 है। सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों के मूल वर्ग कितने हैं? ठीक है, ध्यान देंगे। अब 1 रुपए का सिक्का हमने 1 रुपए मान लिया, ठीक है। 2 रुपए का सिक्का 2 रुपए मान लिया। 5 रुपए का सिक्का 5 रुपए मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन सब को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सब को ऐड कर देंगे, और उसकी वैल्यू जो दी है 10 80 दी है, ठीक है। तो 5 2 7 1 8, 8 रुपए की वैल्यू कितनी दी है? 10 80, कितनी दी है? 80। अब क्या करेंगे? 8 से हमको कट करना है। क्या करना है? 8 से कट करना है। 8 2 बचा 24 4 40। अब हमने देखना है हमको 5 रुपए का पूछ रहा है ना, तो 5 रुपए में 5 सिक्के थे, तो हमने क्या किया? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया
5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 कैरी कितना आया 2, क्या ये हमारा सही आंसर आ चुका है? बिल्कुल हमको मैच करा रहा है, तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें इस क्वेश्चन के बारे में जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन को किए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ही होगा। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू को पुट करेंगे और जैसे ही फेस वैल्यू को पुट करेंगे उनको ऐड करके देखेंगे क्या इतना आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वही हमारा डिफरेंट आकृति होगी और उसी डिफरेंट आकृति को हम टिक मार देंगे। ये काम आपका HW में है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो एक वर्क हम आपको होमवर्क में दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कौन सी संख्या हमारी गलत है उसको फाइंड करना है। हमने क्या किया, सीरीज को लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसको फाइंड करना है कि अगला टर्म कौन सा होगा। ठीक है, और अगला टर्म अगर कौन सा है तो उसमें गलत कौन सा है ये फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 3 जा प्लस 1, 22 जा, हमको पता चल गया +2 मल्टीप्लाई 2 और +1 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 +1 कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई 2 +1 कर रहे हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 +1। जब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा, +1 ऐड कर देंगे तो 136 आएगा, और लेकिन यहाँ दिया कितना है 137। क्या यही हमारा सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल 137 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत वर्ड है, हमने इसको फाइंड कर लिया है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, एक बार फिर आ चुका है अगला क्वेश्चन। O से A की तरफ हमको जाना है। हमें पता है ना साइन की प्रायोरिटी क्या होती है। जब O से A की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे एक ये साइन एक ये साइन दोनों आपस में डोर बंद किए हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अब U से N की तरफ जाना है, तो U हमारा कहाँ है, ये है। N की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ये साइन ये साइन ये साइन, तो N की तरफ मुंह खुला हुआ, बिल्कुल ये सही है। सेकंड में देखेंगे, सेकंड केवल अनुसरण करता है B में, और B किस ऑप्शन में दिया है, C में, तो C ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्या दे रहा है, ये इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इमेज से हमको लिंक करना है और उसमें से अगला टर्म कौन सा है हमें वो फाइंड करना है। जैसे देखिएगा यहाँ डार्क है यहाँ व्हाइट है, यहाँ डार्क है यहाँ व्हाइट है। अब देखिएगा ये डार्क है ये व्हाइट है, ये डार्क है ये व्हाइट है। अब हम इससे रिलेट करेंगे, अगर यहाँ पे डार्क आया है यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर डार्क आया है यहाँ पर नहीं आया, तो अगला टर्म डार्क वाला होगा, तो हम इसको काट देंगे इसको काट देंगे। बिल्कुल सही। अब हम स्टार को कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ 5। क्या 5 स्टार यहाँ भी हैं? बिल्कुल हैं सर, 5 स्टार यहाँ भी हैं। अब ये जो तीलियां है ना इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहाँ है। अगले टर्म में कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 12 तो हमको ऑप्शन ए में ही मिल गया। तो ऑप्शन ए में मिल गया तो यहाँ फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ। तो फर्स्ट के लिए हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो फर्स्ट वाला हमारा सी में दिया है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
एक संख्या दिया है, उसको अनुक्रम में सभी विषम संख्याओं में से एक घटा दिया जाता है और सम संख्याओं में से एक जोड़ा जाता है, फिर संख्या को अनुक्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। बाईं ओर से 9वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 96312 597 628। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जितनी भी सम संख्याओं में एक जोड़ देंगे, सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो हमने 6 को 7 बना दिया, 2 को 3 बना दिया, 6 को 7 बना दिया, 2 को 3 बना दिया, 8 को 9 बना दिया, कर दिया। फिर उसने क्या बोला है, विषम संख्याओं में एक घटा दिया जाता है, तो विषम संख्याओं में एक घटा देंगे तो ये 8 आ गया, 3 में से एक घटा देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, 5 में से एक घटा देंगे कितना आ गया, 4 आ गया, 9 में से एक घटा देंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, 7 में से एक घटा देंगे कितना आ गया, 6 आ गया, 1 में से एक घटा देंगे 0 आ गया। अब उसने क्या बोला है कि इनको आरोही क्रम में लगाना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता चुके हैं बाईं ओर से 9वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बाईं ओर से 9वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां प्लेस ये आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी प्लेस कहां पर आ रही है, क्या हमें सबसे बड़ी प्लेस दिखेगी? और अगर सबसे बड़ी प्लेस उधर से देखेंगे तो हम एक एक डिजिट की सारी डिजिट हैं, तो हम सबसे बड़ी प्लेस कहां रख देंगे, 9 यहां रख देंगे। 9 के बाद हम किसको रखेंगे, 8 रखेंगे, फिर दूसरे में 8 रखेंगे क्योंकि 8 यहां है और 8 यहां है, 2 बार 8 आ चुका है तो हम 2 को यहां प्लेस कर देंगे। तो क्या ऑप्शन में कहीं हमको 8 दिखा? बिल्कुल ऑप्शन सी में ही दिखा, बस हम सही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव किस अधिकारी का कर्तव्य होता है? तो कैश बुक का रख रखाव सहायक उप निरीक्षक का अर्थ होता है और इसी को हम ASI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ASI। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में संगठित क्षेत्र उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCEUS का गठन किस वर्ष किया गया? NCEU का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप। ठीक है, देखिए इसका गठन 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में ANHAD का पूर्ण रूप क्या है? फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, इसका होगा एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसका मतलब क्या होता है। ये सांस्कृतिक कार्यों के लिए हमें एक समिति का गठन किया गया था। किसके लिए समिति का गठन किया गया था? सांस्कृतिक कार्यों के लिए, जिसका 2003 में गठन हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और यही आज हमारा लास्ट ऑप्शन था। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।